हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की जो वैकेंसी निकली है उसके संबंध में चर्चा करेंगे और इसमें क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे और इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं टोटल, और क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। अब की बार पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है आर ओ की बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें 396 वैकेंसीज़ टोटल वैकेंसीज इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो अब की बार 396 हैं, जिसमें आर ओ की वैकेंसी और ए आर ओ की वैकेंसी। आर ओ मतलब रिव्यू ऑफिसर और ए आर ओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसमें टोटल 46 वैकेंसीज़ हैं और इसमें शायद 350 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल ये 396 वैकेंसीज़ हाई कोर्ट इलाहाबाद ने निकाली हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरा और बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पर आप एक गस्टेड ऑफिसर और नॉन गस्टेड ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि आर ओ जो है वो गस्टेड ऑफिसर होता है और ए आर ओ जो है वो नॉन गस्टेड ऑफिसर होता है। तो इसका क्या ग्रेड पे है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें फ़िलहाल एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसका सिलेबस कुछ बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा अलग रहता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए या अपना स्थान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड किया जाए और उसको समझा जाए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी की जाए तो बहुत बेहतर होता है। जैसे कि यूपी पैट में हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने सिलेबस के अनुसार तैयारी की थी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जिन्होंने सिलेबस को ध्यान में रख कर नहीं किया तो काफ़ी चीज़ें गलत हो गई हैं। वो खैर अलग की बात है, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका सिलेबस आर ओ का सिलेबस क्या है। आर ओ और ए आर ओ के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या अंतर है। AHC, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर आर ओ ए आर ओ का सिलेबस जो है उसको समझना, और इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के इतिहास में जब से एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और अभी तक ये हमेशा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। तो आज तक ये हमेशा से ऑफलाइन एग्ज़ाम होता रहा है, ये पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए इसको समझना। इसका ड्यूरेशन क्या है, सारी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये चीज़ें देखेंगे, और क्या क्या है इसका मेन सिलेबस, और आर ओ और ए आर ओ के सिलेबस में क्या ज़्यादा डिफरेंट है या इन दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर इनमें ये रहेगा कि इनकी जो टाइपिंग प्रोसेस है वो क्या है। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। टाइपिंग प्रोसेस सेम ही है आर ओ ए आर ओ की, लेकिन सिलेबस भी सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है आर ओ दोनों का ही जो कॉमन चीज़ें हैं वो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो है 2 पार्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में क्या होगा आपका, पार्ट 1 में आपका रिटन होगा, और ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस, जैसे कहें मल्टीपल चॉइस, जैसे SSC CGL का होता है वैसे ही इसका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें केवल आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपकी क्या होगी, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का मतलब है टाइपिंग।
क्या होगी आपकी टाइपिंग होगी। तो यहाँ केवल टाइपिंग होगी। अब इसमें चेंज क्या है ये समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी तक जो था वो पहले रिटन करवाते थे उसके बाद टाइपिंग करवाते थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि रिटन और टाइपिंग एक ही दिन कराएंगे, एक ही दिन दोनों पार्ट करवाए जाएंगे आपके। और इसमें केवल 15 मिनट का रिटन जो है वो 3 घंटे का होगा और ये आपका 20 मिनट का होगा। तो इसकी क्या क्या प्रोसेस है इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि पार्ट 1 में क्या होगा और पार्ट 2 में क्या होगा। तो पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं, आरओ में पार्ट 1 की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या होगा ये भी अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद। अच्छे से लिख देता हूँ पार्ट 1 ताकि आपको क्लियर रहे। पार्ट 1 में क्या होगा सबसे पहले तो इसमें वही जीएस का भी पोर्शन है और कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो इसमें जनरल साइंस है आपकी, यानी कि सामान्य विज्ञान है आपकी। और इसके बाद इतिहास है आपका, इतिहास में इन्होंने ये नहीं कहा है कि एंशिएंट और वो, तो इसमें जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसका मतलब ही है एंशिएंट और मिडाइवल। वो इसलिए जैसे पेट में उन्होंने अलग अलग कर दिया था ऐसे इन्होंने भी इसमें अलग मेंशन किया है। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तात्पर्य हो जाता है आपका कि जो 1857 की क्रांति या उसके बाद और जो भी मॉडर्न इंडिया में जो आंदोलन हुए हैं वो चीज़ें जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत मॉडर्न इंडिया और इतिहास में आप एंशिएंट मान लीजिए क्योंकि ये अलग अलग दिया है, एंशिएंट मान लीजिए और यहाँ पर आपका मिडिएवल मान लीजिए यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो ये हो गया आपका इतिहास का पार्ट। इसमें सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ें सम्मिलित रूप से इसमें आ जाती हैं, तो इसके लिए अलग कोई इशू नहीं है। साइंस के अंतर्गत ही जैसे पीसीएस में आप पढ़ते हैं उसी तरीके से इसमें भी सामान्य विज्ञान को पढ़ना है। अब बात करते हैं, आपका आ जाएगा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और उसका कल्चर। तो इंडियन पॉलिटी में वही भारतीय राजव्यवस्था और इसी में उन्होंने इकोनॉमी एंड कल्चर बताया है। तो आपकी अर्थव्यवस्था तो भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंडियन पॉलिटी जुड़ी हुई है। तो ये भी एक आपका सब्जेक्ट है। और एक ये इसमें सिलेबस मेंशन है और ये ख़ास तौर से अब इसका काफ़ी वेटेज होता जा रहा है इंडियन एग्रीकल्चर। वैसे तो ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित और भी कई चीज़ें हैं, क्रॉपिंग से संबंधित सवाल पूछे ही जाते रहे हैं एग्ज़ामों में, लेकिन यहाँ पर ये सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि और वाणिज्य और ट्रेड यानी वाणिज्य और व्यापार। तो ये भी आपके सिलेबस में है। इसका स्रोत क्या रहेगा, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। पॉपुलेशन, इसके बाद रहेगा आपका पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, मतलब कि आपका जो पर्यावरण वाला है यानी कि इन्वायरमेंट वाला एरिया, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें। उसके बाद आपका विश्व और भारत का भूगोल है, इतिहास भूगोल भी है इसमें, विश्व और भारतीय भूगोल।
विश्व और भारतीय भूगोल। इसके बाद अगला सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, अगला टॉपिक हो जाएगा आपका करंट अफेयर का, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल करंट इश्यूज, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें जनरल एटीट्यूड। बस यही है कि इसमें अंतर है आरओ और एआरओ में, आरओ और एआरओ में यही एक अंतर है कि अगला टॉपिक है आपका सामान्य एटीट्यूड, मतलब कि इसमें आ जाएगा सामान्य गणित। इसमें क्या आ जाएगा आपका सामान्य गणित, जबकि एआरओ में यहाँ पर सामान्य गणित की जगह जनरल इंटेलिजेंसिया दिया हुआ है, मतलब कि इंटेलिजेंसिया से संबंधित हो जाएगा आपका रीजनिंग। तो बस इतना अंतर आरओ और एआरओ के सिलेबस में, बाकी कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम वही है। और बहुत ज़्यादा इसका वेटेज भी नहीं इसमें होता है, वही 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं एआरओ में, वही इसमें मैथ के रहते हैं उसकी जगह, बाकी की सेम चीज़ें हैं। और इसमें रहेगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो यूपी स्पेशल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो जलप्रपात हैं, जो कल्चर है, जो यहाँ का भूगोल, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें यूपी स्पेशल से, यूपी से संबंधित सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामान्य अंग्रेजी। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी। तो इसमें हिंदी भी आती है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें ना पूछा जाए, हिंदी भी और अंग्रेजी। और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता है, अब की बार क्या रहेगा वो चीज़ कुछ अलग हो सकती है। वैसे इसके 50 क्वेश्चंस कंफर्म रहते हैं इंग्लिश के। उसके बाद 150 में ये हिंदी, मैथ और जीएस, यूपी स्पेशल सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये इंग्लिश का पार्ट जो है इसमें काफ़ी वेटेज इसका रहता है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसमें आपकी भूमिका अदा करेगा सिलेक्शन लेने में। इसके बाद आपका आ जाएगा कंप्यूटर भी इसमें आता है, कंप्यूटर नॉलेज भी आती है, ये आ जाएगी आपकी कंप्यूटर नॉलेज। तो इसमें लगभग 17-18 से 20 क्वेश्चन तक आपके कंप्यूटर के भी आते हैं। तो ये आपका जो था ये पार्ट 1 का रिटन का सिलेबस है, जो कि इसमें ड्यूरेशन आपकी कितनी रहेगी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर सिलेबस के तैयारी करना तो मैं तो ठीक नहीं समझता हूँ। ठीक क्या, बिल्कुल ही ठीक नहीं समझता। तो ये आपकी थी पार्ट 1 की प्रोसेस। तो और पार्ट एआरओ में पार्ट 1 में सिर्फ एक ही डिफरेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, जहाँ पर आपका जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड है, इसकी जगह एआरओ में जनरल इंटेलिजेंसिया है, इंटेलिजेंसिया। इसका मतलब यहाँ पर रीजनिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपका मैथ हो जाएगा, बस यहाँ पर आपका मैथ हो जाएगा। तो ये आपका जो मैथ वाला एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ये आपका आरओ में हो जाएगा, आरओ में, और ये जो आपका इंटेलिजेंसिया वाला पोर्शन है ये आपका एआरओ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एआरओ में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी की पार्ट 1 का और पार्ट 2 का आरओ और एआरओ का बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंट नहीं है। जो सब्जेक्ट इसमें है वही सब्जेक्ट उसमें है, जितने मार्क्स का इसमें आएगा, जितने क्वेश्चन आएंगे उतने उसमें आएंगे। सारी चीज़ें अभी मैं आप मेरे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं एक एक चीज़ पर बात करूँगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या इसका प्रोसेस है। तो ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 1 में ये देख लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे
और किस किस सब्जेक्ट का समथिंग कितना वेटेज होता है, और किस तरह आपको इस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी हम लोग पार्ट 1 के ही बारे में कुछ और समझ लेते हैं, कुछ छूटी हुई बातें और जान लेते हैं अच्छे से। जैसे हाँ, टाइम की बात करें तो पार्ट 1 में आपका 3 आवर टाइम है। कितना टाइम है? 3 घंटे का। तो टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का है और रिटन का। और इसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों बोर्ड में, दोनों एडिशन में आपका एग्ज़ाम होता है, तो होगा ही। ये ऑनलाइन मोड में पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? तो टोटल मार्क्स इसमें 200 मार्क्स का पेपर आता है और 200 क्वेश्चंस भी आते हैं। टोटल क्वेश्चंस MCQ जो है वो ये मल्टीपल चॉइस का ही होगा रिटन एग्ज़ाम। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं होता आपका, केवल टाइपिंग होती है स्किल टेस्ट के आधार पर। तो ये आपका 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें क्या रहता है कि GS का पार्ट जो रहता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, इतनी सारी चीज़ें लगभग ये कोई कंफर्म नहीं है, कम और ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पे 90 हो जाए, हो सकता है यहाँ पर 1 से 10 भी हो जाए, लेकिन समथिंग 100 के एवरेज में ये GS का पोर्शन रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका रीजनिंग हो गया ARO का, या मैथ हो गया RO के लिए। तो यहाँ पर ये 15 से 20 क्वेश्चन ये आपके मैथ के या RO के लिए मैथ रहेगा, तो वहाँ पे लगभग 15 या 20 क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग के रहते हैं। मैथ किस में है? RO में, और रीजनिंग किस में है? ARO में। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और उसके बाद आपके आ जाएगा हिंदी या इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, और इंग्लिश आएगी आपकी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और ये 50 क्वेश्चंस आते ही हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आता। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो 50 ये हो गए GS के 100 मान लीजिए, और 15 से 20 क्वेश्चन अगर रीजनिंग को हो जाएंगे, अगर इसके 15 आएंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो जाएंगे। लगभग 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके समथिंग 15 क्वेश्चन आपके, ये मैं कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, 15 के 13 भी हो सकते हैं और 15 के 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके थोड़ा बहुत कम होगा तो इसका उतना ही कम ज़्यादा हो जाएगा, इसका अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो इसका हो जाएगा। इसी के साथ इसमें हिंदी है, आपकी हिंदी भी है, तो हिंदी भी लगभग 18 से 20 के समथिंग हिंदी के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन में आपके ये कंप्यूटर, हिंदी और रीजनिंग या मैथ वाला पोर्शन हो जाता है। और 50 क्वेश्चन की 50 जो है वो इंग्लिश की, 50 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के, तो 50 नंबर की इंग्लिश हो जाती है। उसके बाद समथिंग 100 क्वेश्चन आपके GS के हो जाते हैं। तो ये टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर होता है। कितने का? 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 ही क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग आपको मिल जाएगी 1/3 या 1/4 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे नेगेटिव नहीं होती है वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन बढ़ने की संभावना रहती ही रहती है, क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा होता है उसको भी कर दीजिए तो 1-2 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, तो आप पे बेनिफिट मिल जाता है। तो ये आपका पार्ट 1 था RO का। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती है या कोई समस्या है यार आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को ज़रूर लिखिए कि सर मुझे ये चीज़ बता दीजिए,
या इसकी तैयारी कैसे करें बुक्स के बारे में, और अगर आपको अच्छा लगे और आपको तैयारी करनी है तो बुक्स के बारे में भी, और इसका टाइपिंग का प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हम आपको गाइड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ऑफलाइन कि जो भी आपको चीज़ें और चाहिए, तो उस हिसाब से एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाकर आपको वो सारी गाइडेंस दे दूँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा, ताकि आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पर हम भी तैयारी कराएंगे, हमारा चैनल भी तैयारी कराता है हाई कोर्ट ROARO की, बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे आपकी। तो बाकी आपकी हिसाब से देख लीजिएगा। ये होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। पार्ट 2 की बात करें तो RO के लिए और ARO के लिए दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, पार्ट 2 में भी और पार्ट ए में भी। जो डिफरेंट था केवल पार्ट 1 में वो मैंने बता दिया था, केवल वहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड है और ARO में आपका जनरल इंटेलिजेंसिया है बस, और कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में सिर्फ आपको, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, पार्ट 2 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मतलब कि टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग इसमें क्या है, टाइपिंग में बहुत ही, इसमें टाइपिंग में बड़ी एक अच्छी बात है, और सारी टाइपिंग से ये अलग ही है, इनका फंडा अलग ही रहता है हाई कोर्ट वालों का। ये तो इनका तो बहुत अच्छा ही लगता है, क्योंकि ये फेल नहीं करते टाइपिंग में। इनका क्या है कि 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 WPM, 25 वर्ड प्रति मिनट आपको क्वालिफाइंग करना है, और ये 50 मार्क्स की टाइपिंग होती है आपकी, और ये मार्किंग करते हैं। बाकी एग्ज़ाम में क्या है कि आपको टाइपिंग केवल क्वालिफाइंग देते हैं, मार्क्स नहीं देते हैं। अगर आप उतना नहीं कर पाते तो आप नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं, चाहे रिटन में कितना भी किया हो। यहाँ पर ये अच्छा रहता है कि अगर आपने रिटन में अच्छा किया है और टाइपिंग में आप थोड़ा कम अच्छा कर पाते हैं, तो भी आपकी फ़ाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन होने की संभावना आपकी बरकरार रहती है। तो ये 50 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होगा पार्ट 2 वाला, जिसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा, टाइपिंग होगी, और ये आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट। इसका फॉर्मेट ओनली इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी में नहीं करना, ओनली इंग्लिश में। कई एग्ज़ामों में जैसे UPSSC का जूनियर असिस्टेंट का देखेंगे तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, और इससे ज़्यादा भी इंग्लिश में 30 WPM रहता है और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट रहता है। तो यहाँ पर केवल आपको इंग्लिश में और कंप्यूटर पर ही करना है। ये भी बात है, ना टंकड़ एग्ज़ाम करना है आपको, वो करना है ना किसी और चीज़ पे करना है, आपको कंप्यूटर टाइपिंग ही करनी है, कीबोर्ड पे ही करना है। तो कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करनी है, कंप्यूटर टाइपिंग आपको कंप्यूटर टाइपिंग ही करनी है, ओनली इंग्लिश मोड में, ठीक है, ओनली इंग्लिश में 25 वर्ड प्रति मिनट, और ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है कि इसमें मिनिमम जो क्वालिफाई है, मिनिमम क्वालिफाइंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो हैं आपके 25। कितने हैं वो? मिनिमम 25। अगर आप 25 मार्क्स से कम ला पाते हैं 50 मार्क्स में, आउट ऑफ 50 मार्क्स, मिनिमम 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो 50 में से अगर आप 25 मार्क्स से कम लेके आ पाते हैं तो आप नॉट क्वालिफाई हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप अगर 26 या इससे ऊपर 25 या इससे ऊपर मार्क्स लेके आते हैं तो आप नॉट क्वालिफाई नहीं करे जाएंगे। आपकी मेंस एग्ज़ाम यानी कि रिटेन में आपकी जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी मेंस की, उसमें आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें रिटेन प्लस कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, रिटेन प्लस टाइपिंग टेस्ट, रिटेन प्लस टाइपिंग, इन दोनों के मार्क्स जोड़कर, मतलब कि ये
कि 200 का आपका रिटन है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग है। रिटन हो गया, ये टाइपिंग हो गई, और टोटल आपका 250 नंबर का पूर्णांक होता है इसमें, और 250 में जो आपकी मेंस कट ऑफ बनेगी उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं। कतई ये ज़रूरी नहीं हो जाता है कि अगर आपने 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग नहीं कर पाई तो आप नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव है आपके सबके लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। जिन लोगों की टाइपिंग थोड़ी बहुत भी कम रह जाती है, या जो टाइपिंग में 25 से एबव मार्क्स लाते हैं और 50 से कम रह जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्किंग होती है, तो आपका 250 में बनेगा। रिटन में आप जितना अच्छा कर लीजिएगा उतना ही यहाँ पे, अगर आप थोड़ा बहुत टाइपिंग ज़्यादातर कम ही रहती है। हाँ, जिस दिन रिटन होगा, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। जिस दिन रिटन होगा, रिटन और एक्स और टाइपिंग, रिटन और टाइपिंग, रिटन और टाइपिंग दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे। दोनों पार्ट एक ही दिन होंगे, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे, एक ही दिन होंगे। इसमें केवल जैसे 3 घंटे का रिटन रहेगा, 3 घंटे का पार्ट 1 रहेगा आपका, 3 घंटे का पार्ट 1 रहेगा, तो 20 मिनट का आपका पार्ट 2 रहेगा। और जैसे ही आप पार्ट 1 देंगे उसमें और इसमें केवल 20 मिनट 20 मिनट का नहीं, 20 मिनट तो आपको टाइपिंग करनी है, 15 मिनट का गैप रहेगा ओनली। रिटन देने के बाद आपको पार्ट 2 जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना है वो उसी दिन देना है, आपको वार नहीं जाना है। सिर्फ 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा, और 15 मिनट के गैप के बाद सिलेबस में स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि 15 मिनट के गैप के बाद, 15 मिनट के बाद आपको CBT 2 मतलब कि टाइपिंग देना है उसी दिन। तो 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद टाइपिंग होगी, 15 मिनट बाद टाइपिंग होगी। तो 15 मिनट बाद उसी दिन आपको टाइपिंग भी करके आना है। ये बहुत अच्छा है कि आपको एक बार रिटन कराया, फिर कराते थे पहले, फिर उसके कंप्यूटर के लिए बाद में बुलाते थे, उसकी अलग कट ऑफ निकालते थे, फिर फाइनल कट ऑफ निकालते थे, तो बहुत टाइम लगता था। इसमें टाइम भी बचेगा और हम लोगों का आने जाने का और सारी चीज़ों की उलझन भी बचेगी। एक ही दिन में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और एक ये भी है और थोड़ा सा ये भी है कि रिटन के साथ साथ टाइपिंग की भी तैयारी आपको साथ साथ करके चलनी पड़ेगी। तो रिटन और टाइपिंग की तैयारी दोनों की एक साथ करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं, ये हो गई सिलेबस की बात कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में होगा। ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये पहली बार हाई कोर्ट के इतिहास में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है ऑनलाइन। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता था। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर होगी सिलेबस से संबंधित। इसमें से आपको अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, कुछ जो बात जो आपको समझ में ना आई हो, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्त एक और ज़रूरी सूचना, और इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इसको जल्दी ही भर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट सितंबर में है, और ये 17 सितंबर लास्ट डेट है। 17 सितंबर लास्ट डेट है, तो इसको जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर वेबसाइट अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। और इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो ये 21 से इसमें 35 साल जो है वो एज लिमिट होती है, 35 ईयर। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, अगर योग्यता की बात करें तो इसमें बहुत कुछ नहीं, केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए,
ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी हो, या फिर आपके पास ओ लेवल डिप्लोमा हो, ट्रिपल सी और ओ लेवल, ये कंपलसरी नहीं है, ये ओ लेवल या ट्रिपल सी दो में से कोई भी एक डिग्री एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। या कंप्यूटर साइंस में आपके पास कोई डिप्लोमा हो 1 वर्ष का 2 वर्ष का, या ओ लेवल किया हुआ हो, या आपने ट्रिपल सी किया हुआ हो, तो आप इसके एलिजिबल हैं आरओ और एआरओ के। आरओ और एआरओ में फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस सिलेबस को हम लोगों ने देखा, इसकी तैयारी करने के लिए, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी के और चैनल्स भी कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, क्योंकि आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि और क्या क्या चीज़ों की सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज़ बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी तो होती ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किन किन चीज़ों की और इनसे संबंधित आपको और किस चीज़ की जानकारी चाहिए, और तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को देखेंगे और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।